हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं PSIR ऑप्शनल में और उससे रिलेटेड हुए तमाम टॉपिक्स मैं GS में पढ़ाता हूँ। उसके साथ साथ इंटरनल सिक्योरिटी और इंडियन इकानमी भी पढ़ाता हूँ। ये मैं पहले के तमाम वीडियो में बता चुका हूँ। आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वह इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है और वह भारत और कनाडा के संबंधों में आई हुई तल्खी से रिलेटेड है। आप लोगों को पता होगा कि कल ही भारत सरकार ने कनाडा के जो एक्टिंग हाई कमिश्नर हैं उन सहित 6 लोगों को यहाँ 19 अक्टूबर तक देश छोड़ने का आदेश दिया, यानी शनिवार तक, और कहा है कि भाई हम इनसे अपना सपोर्ट वापस ले रहे हैं, यानी इनको पर्सोना नॉन ग्राटा यानी अवांछनीय व्यक्ति घोषित कर दिया गया है। अगर ये 19 के बाद भारत में रहेंगे तो जो विदेशियों को डिप्लोमेटिक छूट मिलती है वीज़ा वगैरह में वो नहीं मिलेगी। दूसरे शब्दों में अवांछनीय व्यक्ति घोषित करने का सीधा मतलब ये होता है कि सरकार आम आदमी की तरह से धरपकड़ कर सकती है उनकी, अगर वो 19 के बाद यहाँ रुकते हैं, यानी अनुच्छेद 361 का अपवाद वहाँ लागू नहीं होगा। जो तमाम तरह के जो राष्ट्रपति और गवर्नर के अतिरिक्त अन्य लोगों पर भी लागू होता है, हालांकि मुख्य रूप से वो राष्ट्रपति और गवर्नर के लिए है। लेकिन आप कह सकते हैं कि वियना कन्वेंशन में इसको क्लैरिफाई किया गया है कि 1961 और 1963 के वियना कन्वेंशन में कि डिप्लोमेटिक जिनेवा कन्वेंशन में अगेन इसको क्लैरिफाई किया गया है, रेटिफाई किया गया है कि जो यूनाइटेड नेशंस या विदेशों के जो डिप्लोमेटिक मिशन से जुड़े हुए लोग होंगे उनके लिए विशेष नियम होंगे और उनको किसी क्रिमिनल यानी आपराधिकवाद में गिरफ्तार नहीं करेंगी कोई भी डोमेस्टिक गवर्नमेंट जहाँ की वो पोस्टेड हैं अपने देश के अतिरिक्त। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी एक सहमति का हिस्सा है। तो कल जो कनाडा के एक्टिंग हाई कमिश्नर हैं जिनका नाम रॉस व्हीलर है, ठीक है, वो और उनके 5 अन्य सहयोगियों को भारत ने देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। और कनाडा में भारत के जो हाई कमिश्नर थे या राजनयिक थे, टॉप राजनयिक संजय कुमार वर्मा, उनको वापस बुला लिया है। दूसरे शब्दों में कनाडा के विदेश मंत्री ने कुछ ही दिन पहले ही कहा था कि कनाडा के भारतीय हाई कमीशन में काम करने वाले, कनाडा स्थित भारतीय हाई कमीशन में काम करने वाले 6 भारतीय डिप्लोमेट्स पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड में, और RCMP यानी रॉयल कैनेडियन माउंटेड कॉर्प्स के पुलिस कमिश्नर, ओटावा के पुलिस कमिश्नर, जहां एक गुरुद्वारे से निकलते समय हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो गई थी, उन्होंने कहा है कि कुछ महत्वपूर्ण यानी सिग्निफिकेंट लीड्स मिले हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत के किसी एजेंट का हाथ था हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में। आप सभी लोगों को पता होगा कि इस समय कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, वह जसमीत सिंह जो कि एक खालिस्तानी सपोर्टर सिख है जो कि कनाडा में ही रहता, वहीं पहले वो क्रिमिनल लॉयर था और उसकी वकालत किया करता था। 2011 में उसने कैरियर बनाना शुरू किया था। 1960 के दशक में उसकी पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन हुआ था, संभवतः 1967 में, और तब से वह पार्टी वहाँ पॉलिटिक्स में एक्टिव है। हालांकि यह 2017 से उसको ज्वाइन किया है और 2017 से उसने खालिस्तान के मामले को प्रमोट करने का काम किया है। उस समय भी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री थे और आज भी हैं। तो कनाडा में जो पंजाब को स्वतंत्र देश बनाकर खालिस्तान बनाने की कवायद करने वाले लोग हैं उनकी बहुतायत है, और उसी में इस न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी 25 सदस्यों वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का ये अध्यक्ष भी है जसमीत सिंह। आपको हम बताते चलें, कनाडा में जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वह लिबरल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। कनाडा में भी 2 हाउसेज हैं,
कनाडा की आज भी बहुतायत जो विधिक कार्रवाई है या जो विधायी कार्रवाई है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस है या लेजिस्लेटिव एक्शंस हैं और वहाँ के कानूनी जो पहलू हैं वो अब ब्रिटेन से प्रभावित हैं। ब्रिटेन के चार्ल्स थर्ड जो वर्तमान में वहाँ के ब्रिटेन के राजा हैं, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके पुत्र चार्ल्स थर्ड को ही वहाँ का राजा घोषित किया गया था ब्रिटेन का। तो वही एक्चुअली माने सम्राट माना जाता है, वही एक्चुअली कनाडा के भी वायसराय हैं, यानी वायसराय नहीं सॉरी राजा हैं, मोनार्क हैं। और वहाँ एक महिला जो कि गवर्नर जनरल हैं वो राजा को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, साइमन साहब हैं, वहाँ एक महिला गवर्नर जनरल हैं जो कि रिप्रेजेंट करती हैं ब्रिटेन के राजा को। 1867 अधिनियम के तहत आयरलैंड भी उसमें ब्रिटेन के साथ ही था, तो आयरलैंड और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने मिल कर के 1867 का कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट पारित किया था जो कनाडा के लिए ही लागू था। और कनाडा में जो दो सदन हैं वो एक सीनेट है जिसमें 105 सदस्य हैं और 338 सदस्य निचले सदन में हैं जिसे आप हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में एक सदस्य एक डिस्ट्रिक्ट से चुना जाता है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको राइडिंग कहा जाता है। और कनाडा एक फेडरल अपने को संघीय ढांचा वाला देश मानता है और वो ये मानता है उसके प्रांतों में भले ही गवर्नर प्रोविंशियल गवर्नर होते हों, भले उनको प्रांत कहा जाता हो, प्रोविंसेस कहा जाता हो, लेकिन वस्तुतः वह फेडरेशन यानी अमेरिका के नियमों को मानता है इस मामले में कुछ हद तक। हालांकि हम आप कह सकते हैं कि भारत जैसा ही फेडरेशन मोटे तौर पर वहाँ भी है, जो भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा स्थापित करने की कोशिश की गई थी, उसी तरह का एक संघीय ढांचा वहाँ भी है। आज की तरह से तो नहीं है, आज की तरह से परफेक्ट नहीं है कि यहाँ ममता बनर्जी भी मोदी जी से कहती हैं आप देखें जरा किस में कितना है दम। इसी प्रकार से अखिलेश बाबू बिहार से और तमाम दूसरे राज्यों से दूसरे जो विरोधी दल के नेता हैं वो केंद्र को आंख दिखाते रहते हैं, ललकारते रहते हैं, लेकिन इस तरह का ढांचा कनाडा में नहीं है। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो एक अल्पसंख्यक माइनॉरिटी गवर्नमेंट को चला रहे हैं। 2015 में हालांकि ऐसी स्थिति नहीं थी, वहाँ का कार्यकाल 5 साल का होता है और माना जा रहा है कि अगले साल हर हाल में वहाँ, चूँकि अभी तो अक्टूबर खत्म हो रहा है, अगले साल वहाँ भी शुरू में ही चुनाव होंगे। तो माना ये जा रहा है कि जसमीत सिंह को खुश करने के लिए, चूँकि जसमीत सिंह ने जून में ही अनाउंस कर दिया था कि वह अपना सपोर्ट वर्तमान सरकार से विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई वर्तमान सरकार अलोकप्रिय होती जा रही है। वैसे भी 2 कार्यकाल पूरा कर चुकी है और लोग वहाँ के लोकल सर्वे में बहुत कम रेटिंग 26% लोग मानते हैं कि यह सरकार दोबारा रहनी चाहिए। मेजॉरिटी ये मानती है कि ये सरकार जानी चाहिए। उधर कंजर्वेटिव पार्टी जो वहाँ की एक दूसरी प्रमुख पार्टी है, लिबरल पार्टी के अतिरिक्त, लिबरल पार्टी के तो जस्टिन ट्रूडो सत्तारूढ़ ही हैं। कंजर्वेटिव पार्टी जो कि ब्रिटेन के टोरी पार्टी या कंजर्वेटिव पार्टी की तर्ज पर बनी है, ओलिवर जिसके नेता हैं वही एक्चुअली मुख्य विरोधी दल है। काइसिस और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी और ग्रीन पार्टी अन्य पार्टियां हैं, लेकिन इनका महत्व कम है। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 25 सांसद हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में मेजॉरिटी के लिए उन 25 के मदद की ज़रूरत थी जो इन्होंने दिया था, जसमीत सिंह ने दिया था न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के। और मुझे लगता है सिखों के भावना का कद्र करते, चूँकि कनाडा में रहने वाले अधिकांश सिख एंटी इंडिया हैं, तो सिखों की भावना का कद्र करने के लिए ही या सिखों की बात रखने के लिए ही जस्टिन ट्रूडो बार बार एंटी इंडिया रैंड लेकर के चल रहे हैं या एंटी इंडिया स्टैंड पर कायम है। दूसरे शब्दों में जो 5 आँख का अलायंस है अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड के बीच,
दूसरे शब्दों में ये फाइव आईज अलायंस, सिक्योरिटी अलायंस है, इंटेलिजेंस अलायंस है इन 5 देशों के बीच, जिसमें ये एक दूसरे से इंटेलिजेंस को साझा करते हैं। तो जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि अमेरिका ने भी यही बताया है कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट का हाथ था। मोदी सरकार इसे नहीं मानती, कहती भाई कोई क्रेडिबल एविडेंस दीजिए तब हम मानेंगे, ऐसे फर्जीवाड़ा करते रहिएगा तो इससे थोड़े हम मानेंगे। और ये शगुफा पिछले साल 18 सितंबर को जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय एजेंट के हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। तब से वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं, क्योंकि 338 सदस्यों वाली हाउस ऑफ कॉमन्स यानी निचले सदन में इनके पास संख्या 153 रही है। चुनाव के समय शायद 157 थी, जो इस समय 153 के करीब है। जाहिर है बहुमत के लिए इनको ज़्यादा सीटों की ज़रूरत है, यानी 170 के करीब सीटें चाहिए। यानी वही अगर 157 भी मान लिया जाए तो 25 सीट जसमीत सिंह वाली चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 170 में फिर भी 3 और 10 13 कम हो रहे हैं। अगर 157 भी मान लिया जाए तो 153 पर 17 कितना कम हो जाएंगे, 153 17 कम हो जाएंगे। तो जाहिर है बहुमत के लिए उन 25 सदस्यों के सपोर्ट की ज़रूरत है इनको, जस्टिन ट्रूडो को। हमको लगता है इसीलिए इनको लुभाने के लिए, इनको खुश रखने के लिए, या सिख समुदाय जो बहुतायत संख्या में है कनाडा में, उनको खुश रखने के लिए ट्रूडो साहब इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपको हम बता दें, इस समय जस्टिन ट्रूडो घरेलू मोर्चे पर प्रिकेरियस सिचुएशन में है, यानी एक संकटग्रस्त स्थिति में है। इससे निकलने के लिए उनको एक ही रास्ता दिखाई पड़ रहा है कि किसी तरह से भारत के मत्थे अपना तोहमत मढ़ करके और सिखों का इसकी सहानुभूति प्राप्त करो और उनसे सपोर्ट लो, क्योंकि इनकी लोकप्रियता लगातार गिरती जा रही है। राजनेता तो हैं ही, अभी ज़्यादा उम्र भी नहीं है उनकी, 40s में हैं, और उनके पिताजी भी रहे हैं वहाँ के प्रधानमंत्री। तो राजनीति इनको विरासत में मिली है। इस वजह से इनको सत्ता का स्वाद लगा हुआ है और इनको पता है कि प्रधानमंत्री बने रहने का क्या मतलब होता है। लेकिन एक लिबरल डेमोक्रेसी होने की वजह से लगता नहीं है कि कनाडा में इनकी दोबारा वापसी होगी। जसमीत सिंह ने इसी आधार पर कि भाई वहाँ हेल्थ केयर चौपट है और वहाँ बेरोज़गारी की स्थिति है, महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के उन्होंने जस्टिन ट्रूडो से समर्थन वापस ले लिया था। क्योंकि माना जाता है पंजाब के बहुत सारे बच्चे हर साल कनाडा पढ़ाई लिखाई के लिए और फिर नौकरी के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ जा कर के बहुत बुरी स्थिति में फंस जाते हैं और उनके माँ बाप या तो खेत बेच कर या किसी अन्य तरीके से उनको कनाडा भेजते हैं। भाई वहाँ से पैसा कमा के भेजेंगे तो इनकी स्थिति सुधरेगी, लेकिन सच्चाई ये है वो पैसा कमा क्या भेजेंगे, बेचारे खुद ही वहाँ जा कर के फंस जाते हैं। कितने को तो एडमिशन भी नहीं मिल पाता कॉलेज में और वो बदहाली की स्थिति में वहाँ रहते हैं। अगर पढ़ लिख लिए भी तो नौकरी नहीं मिलती। पहले होता था ऐसा, खास करके कोविड-19 के पहले। इस वजह से कनाडा की स्थिति इस समय थोड़ी सी चौपट है। महंगाई दर वहाँ काफ़ी ज़्यादा है और लोग बहुत परेशान, आम आदमी बहुत परेशान है। इस वजह से वो सरकार बदलना चाहता है। तो हम और चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे कि सदन की संख्या हमने इसलिए बताई 338 कि उसमें 153 के करीब, 153 से 157 तक का थोड़ा सा आंकड़े मैं भूल रहा हूँ। तो ये इनके पास है, कनाडा के जो प्रधानमंत्री लिबरल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जस्टिन ट्रूडो, इनके पास है, लेकिन फिर भी ये मेजॉरिटी मार्क से नीचे हैं। इसीलिए वहाँ सिखों की भावना को समझते हुए उनको खुश करने के लिए इन्होंने भारत सरकार पर तोहमत मढ़ा है और अमेरिका इनडायरेक्टली भारत के विरुद्ध काम करता ही है, क्योंकि वहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी की सत्ता है।
डेमोक्रेट्स कभी भी भारतीय पक्ष को जायज़ नहीं ठहराते, चाहे वो मोदी जी हो चाहे कोई और हो, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 इन्होंने 370(2) और 370(3) इन्होंने ख़त्म किया था, तो उस समय कमला हैरिस जो वहाँ की उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने मानवाधिकार का मुद्दा उठाया था और भारत पर प्रहार किया था। लेकिन अब चूंकि वो ऑफिशियल पोजीशन होल्ड करती हैं, वहाँ की उपराष्ट्रपति बन गई हैं, तो खुल्लम खुल्ला तो ना जो बाइडेन साहब कुछ कहते हैं, ना कमला हैरिस कुछ बोलती हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो और उनकी संस्थाएं या वहाँ की मीडिया कुछ न कुछ बकवास करती ही रहती है, जिनमें कई चीज़ें निराधार होती हैं। जैसे गुरुपतवंत सिंह पन्नू, जो कि वहाँ पन्नू पूरा नाम है उसका, पन्नू बोलते हैं पन्नू, तो वहाँ खालिस्तान का चेहरा है अमेरिका में, और वो कनाडा में भी अच्छी पैठ रखता है, तो अमेरिका उसे प्रोटेक्ट करता है। मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं भाई भारत विरोधी तत्व को आप प्रोटेक्ट क्यों करते हैं, लेकिन मोदी जी को पता है कि चीन को काउंटर बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है अमेरिका का साथ। इस वजह से मोदी सरकार ने, जब अमेरिका ने आरोप लगाया, निखिल गुप्ता संभवतः नाम था उन पर, जो कि वहाँ के अमेरिका में एम्बेसी में काम करते थे, उन पर आरोप लगाया कि वो जिस एजेंट से बात कर रहे थे गुरुपतवंत सिंह की हत्या के लिए, गुरुपतवंत सिंह नाम है पूरा, वह वास्तव में एजेंट कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी सरकार का ही एक खुफिया एजेंट था, जिसने सारी जानकारी बाद में खुफिया विभाग के साथ शेयर कर लिया। खैर जो भी है, मोटे तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि अमेरिका में जो हालत बने हैं वह एक्चुअली जो बाइडेन के अगेंस्ट जा रहे हैं, और इसलिए वो भी एक एक वोट के लिए भारत को बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनका मानना है कि भले ही 1% ही क्यों न हो, सिखों का वोट है, चूँकि सिख अच्छी खासी संख्या में अमेरिका में ही भी रहते हैं, तो वहाँ तो लिस्ट सिस्टम है, यानी एक राज्य से पूरी की पूरी सीटें एक पार्टी को ही जाती हैं। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए एक वोट भी ज़्यादा हुआ, वहाँ यहाँ की तरह से इलेक्शन कमीशन तो है नहीं, वहाँ राज्य के अटॉर्नी जो कि इलेक्टोरल ऑफिसर का काम करते हैं, वही चुनाव कराते हैं, वही रिजल्ट की घोषणा भी करते हैं अपने राज्य से। अमेरिका का ढांचा थोड़ा अलग है। तो अमेरिका में जो बाइडेन साहब हैं, उनको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप उनको चुटियाए हुए हैं, और हो सकता है इस बार रिपब्लिकन पार्टी की सत्ता अमेरिका में वापस हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप को गोली भी लगी थी जब कैलिफोर्निया में एक मीटिंग को संबोधित कर रहे थे, तो एक सिरफिरे ने उन पर गोली भी चला दिया था, तो उससे भी थोड़ी सहानुभूति मिली। हालांकि जो बाइडेन के रेस से हटने के बाद, कमला हैरिस के रेस में आने के बाद, वहाँ जो पिछला जो डिबेट हुआ था उसमें कहा जा रहा था कमला हैरिस लीड कर रही हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाएगा, मेरी समझ से तो डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति बनना चाहिए। एक बार तो रह चुके हैं, और अधिक से अधिक वहाँ कोई 2 ही बार राष्ट्रपति रह सकता है, तो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप साहब वापस आ जाएं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब मोदी जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब तो कह चुके हैं कि वो रूस और यूक्रेन युद्ध को भी ख़त्म करा देंगे, इजराइल ईरान वार को भी ख़त्म करा देंगे। तो हो सकता है कि उनके पास कोई मसाला हो, जिससे वैसे व्लादिमीर पुतिन चाहते भी थे कि डोनाल्ड ट्रंप आवे चुनाव के दौरान, भारत भी यही चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ जो बाइडेन आ गए। डेमोक्रेट की पॉलिसी कभी भी भारत के अनुकूल नहीं मानी जाती रही है, जबकि रिपब्लिकन की पॉलिसी भारत के अनुकूल मानी जाती रही है। इस संबंध में हमने एक अलग से टॉपिक पर चर्चा ऑलरेडी कर दिया है, उसको डाल भी दिया। आप YT स्टूडियो पर आराम से देख भी सकते हैं या यूट्यूब पर देख सकते हैं। खैर, तो मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जो 5 आइज़ अलायंस है कनाडा के साथ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन जैसे देशों का 5 देश तो हो ही गए। कनाडा एक हो गया, ब्रिटेन दूसरा हो गया, अमेरिका तीसरा हो गया, चौथा ऑस्ट्रेलिया हो गया, 5वां न्यूजीलैंड हो गया। इन 5 देशों का जो अलायंस है, जो संगठन है, उसमें कनाडा का ये कहना है कि भाई अमेरिका ने जो खुफिया जानकारी दी है
वो इस आधार पर दी है कि जैसे अमेरिका में गुरु पतवंत सिंह पन्नू को मारने के लिए भारत के एक राजनयिक निखिल गुप्ता ने वहाँ षड्यंत्र करना शुरू किया था, जिसको अमेरिकी सरकार ने समय रहते पकड़ लिया था। वैसे ही हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट का हाथ है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। जो भी है, लेकिन भारत सरकार इस समय कनाडा सरकार पर काफ़ी खफा है और इसी क्रम में उसने कल 6 राजनयिकों को भारत से निकाल दिया, भारत छोड़ने के लिए कहा। और कनाडा ने भी इसी तरह से किया है पहले, और इसीलिए भारत ने संजय कुमार वर्मा को, जो कि वहाँ के हाई कमीशन में कनाडा के लिए और भारत के लिए हाई कमीशन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कनाडा ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का जनरल कॉमनवेल्थ का मेंबर रहा। हालांकि भारत तो केवल ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का ही मेंबर है, लेकिन चोगम मीट में भाग लेता है तो कनाडा भी भाग लेता है। इस वजह से कॉमनवेल्थ देशों के लिए एम्बेसीज़ को हाई कमीशन कहा जाता है एक दूसरे देश के लिए, लेकिन अमेरिका के लिए हाई कमीशन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि अमेरिका कॉमनवेल्थ यानी संयुक्त राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है या राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है। संयुक्त का तो मतलब हमने इसलिए किया कि उसमें बहुत सारे, यानी पहले 52 देश थे, अब उनकी संख्या शायद 55 हो गई है, जो भी हो देखना पड़ेगा ये आंकड़ा। तो कॉमनवेल्थ के मेंबरान ये दोनों हैं। इस वजह से ये दोनों अपने लिए, अगर ये एक भी रहता एक नहीं रहता तो वही हाई कमीशन का प्रयोग नहीं होता, तो भी सिंपल एम्बेसी का ही प्रयोग होता। हालांकि कंसुलेट के लिए यानी वाणिज्य दूतावास के लिए दोनों देश आज भी वाणिज्य दूतावास का ही प्रयोग करते हैं। अगर दोनों राष्ट्रमंडल देशों के समूह के सदस्य हैं तो जो भी है, तो इसी पर हमने सोचा कि आपसे चर्चा कर दी जाए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए। इसका फॉल आउट क्या होगा, फॉल आउट के बारे में कभी हम बाद में चर्चा कर लेंगे। वीडियो को लंबा ना करते हुए अपने लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।